I need your attention. We already covered the distance time graph, and today we are going to move forward with the topic of kinematics by diving into the world of velocity time graph. I will be asking you questions while covering this. सबसे पहली चीज़ है, हम लोग लिख रहे हैं कुछ नहीं हुआ, ये आ रहा है वेलोसिटी या स्पीड टाइम ग्राफ। अब इसके अंदर मैं आप लोगों से सवालात भी पूछूंगा, तो प्लीज़ आई नीड योर अटेंशन, फुल अटेंशन आपको रखना होगा। मेरे पास एक ग्राफ है, यहां पर मेरे पास आ रहा है वेलोसिटी, मैं इसको लिख रहा हूं मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर मेरे पास टाइम एक्सेस चल रहा है, टाइम इज इन सेकेंड्स। इट इज़ मैंडेटरी दैट यू ऑलवेज लेबल द एक्सेस विद द यूनिट्स एज वेल एज द क्वांटिटी दैट इज सपोज टू बी मेजर्ड आउट। बेटे ओके, इधर देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मैं इसके अंदर एक्सेस पे भी लेबल कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 अच्छा मेरी बात सुनो, योर नेम बेटे? रोहान विल आंसर दिस क्वेश्चन। मेरे पास एक सिचुएशन है, एन ऑब्जेक्ट इज डिपिक्टेड ओवर हेयर जिसका ग्राफ ये बना हुआ है। कैन यू डिफाइन द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट? एग्जैक्टली, दैट इज करेक्ट। अब इसको वेरीफाई करने का भी बेस्ट तरीका ये है कि अगर आपको पढ़ना नहीं भी आता तो ग्राफ रीड करने की टेक्निक सीख लो। 0 टाइम पर स्पीड है 40 मीटर्स पर सेकेंड, 1 सेकेंड पे भी स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पे भी इसकी स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड, एंड सो ऑन। सो इसका मतलब है कि हर सेकेंड पे स्पीड तो सेम है। द ऑब्जेक्ट इज डेफिनेटली मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। इज दैट क्लियर? तो मैं ये लिख भी रहा हूं, इधर लिख रहा हूं मैं इधर। सही है? इज दैट क्लियर? यहां तक पहुंच गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन। सही है बेटा? आपका नाम क्या है? जेमल, क्वेश्चन फ्रॉम यू, सिंपल सा क्वेश्चन है, बीच में कोई बकवास नहीं करेगा। इधर देख लो, मेरे पास एक लाइन यूं करके बनी हुई है, सही है? डिफाइन इट्स मोशन। मुझे बताओ इसमें क्या हो रहा। तो मेरा भी सवाल ये है, व्हाट इज हैपनिंग टू द ऑब्जेक्ट? सिर्फ आप ही जवाब दोगे और कोई जवाब नहीं देगा। हाँ, और एक्सेलरेशन किस टाइप की है? स्टॉप हेल्पिंग हर। किस टाइप की एक्सेलरेशन है बेटे? यार इधर ही नजर आ रहा है कि कौन कितना ग्रेड उठाएगा। खैर, नेवरदलेस जरा इधर देख लो, आई नीड योर अटेंशन। सबसे पहली चीज है कि इधर हम लोग ये भी देख सकते हैं द स्पीड इज डेफिनेटली चेंजिंग। वो कैसे हम लोग इधर देख सकते हैं? इधर देखो, 0 पर इसकी स्पीड 0 थी, 1 पर इसकी स्पीड तकरीबन 10 थी, 2 पर इसकी स्पीड तकरीबन बढ़ती जा रही है। यू कैन क्लियरली सी दैट दिस इज बीइंग डिपिक्टेड ऑन द ग्राफ। कैन यू सी दैट? अगर ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं तो वी कैन सी दैट विद टाइम द स्पीड इज इंक्रीजिंग। इज इट क्लियर? अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि स्पीड चेंज हो रही है। मैंने ये चीज़ पिछली क्लास में भी कराई थी कि जब भी स्पीड में चेंजेस आएंगे या वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे तो एक्सेलरेशन होगी। अब एक स्टेटमेंट जो मैं आपको कह रहा हूं, लिख लो इसको।
मैंने इधर लिखा है द ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू द एक्सेलरेशन। अब इसको रीड करने का तरीका भी देख लो। यहां पर स्लोप है ना, स्लोप है तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन है। अगर मेरे पास जो है, सीधी सी बात है, इफ यू लुक एट दिस डायग्राम द स्लोप इज कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं ग्रेडियंट कांस्टेंट है, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इज दैट क्लियर? तो ये रिलेशनशिप आपको याद रखना होगा। तो मैं इधर लिख रहा हूं कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मैं लिख रहा हूं कांस्टेंट स्लोप, सो कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब यही चीज पिछले वाले ग्राफ में भी अप्लाई हुई थी। इधर देखो, यहां पर स्लोप है नहीं है, अगर स्लोप ही नहीं है तो एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो। इज दैट क्लियर? समझ गए? जी बेटे, इंक्रीज होती जा रही है, वो नजर भी आ रहा है। अगर आप इधर देखो, 1 सेकेंड पे स्पीड कम थी, 2 सेकेंड पे स्पीड थोड़ी और ज्यादा हुई, 3 में और ज्यादा हुई, एंड सो ऑन। आ रहा है नजर? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के बाद हमारे पास एक और ग्राफ आता है। इस ग्राफ के अंदर इधर देखना, इस ग्राफ का भी जो जवाब होगा वो जिमल ही देगी। आई एम सो सॉरी बट दिस इज समथिंग दैट आई हैव टू डू टू मेक यू स्टडी वेरी वेरी, बहुत ज्यादा। इधर देखो, इस सिचुएशन में मेरे पास क्या हो रहा है, कोई बता सकता? बल्कि जिमल आप ही बताओगे। अब मुझे इधर देखो, लिसन, माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इसमें स्लोप मेरे पास कांस्टेंट है? हाँ या ना? स्लोप चेंज हो रहा है तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन चेंज हो रही है? हाँ या ना? अब मेरे को एक बात बताओ सिमल, इसके अंदर जो है एटलीस्ट यहां से लेकर यहां तक बताओ कि मेरे पास यहां से लेकर यहां तक ये मेरे पास स्लोप बढ़ रहा है या कम हो रहा है? आप बताओ जो बाहर खड़े हुए हो, नाम क्या है? अहमद, बताओ स्लोप क्या हो रहा है? ये बेटे बढ़ रहा है। बेटे आप फिर और बाहर जाओ, क्लास से, स्कूल से ही बाहर जाओ आप। बेटे मेरे प्यारे बच्चे, इधर देखो, इधर देखो, शुरू में स्लोप मेरे पास स्टीपर है। इधर देखो, इधर स्लोप स्टीपर है, इधर स्लोप मेरे पास कम होता जा रहा है, इधर और कम हुआ, इधर और कम हुआ। इसको देखने का तरीका भी देख लो। शुरू में मेरे पास बेटे रिटार्डेशन यहाँ पे नहीं आई है, ये एक स्लोप है, ये एक स्लोप है, इधर मेरे पास स्लोप ऐसे है, इधर मेरे पास स्लोप जीरो है। कैन यू सी दैट? तो द आइडिया इज दैट द स्लोप इज डिक्रीजिंग, कह सकते हैं। अगर मैं स्लोप इज डिक्रीजिंग मैंने लिखा हुआ है तो स्लोप इज डिक्रीजिंग, तो मुझे आप लोग सब मिलकर बताओगे कि एक्सेलरेशन भी क्या होगी? एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। सही है? यहां तक पहुंच गए? अब मेरा एक और सवाल है, यहां से बताओ, यहां से लेकर यहां तक मेरे पास स्लोप है? नहीं है। अगर स्लोप जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो। सही है? यहां तक पहुंच गए? इज दैट क्लियर? अब ये चीज तो हमने कर ली, यहां तक तो कर लिया, ठीक है जी? बना लो, जल्दी बनाओ उसको यार, जब मजा आया था। एक इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि सर स्पीड में क्या हो रहा है? एक चीज इधर नोट करना है, इधर समझो, इधर से लेकर इधर तक
हमारे पास स्पीड में नो डाउट अभी तक इजाफा हुआ था, स्पीड बढ़ रही है, लेकिन वो जो रेट ऑफ इंक्रीज था, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द स्पीड, वो मेरे पास क्या हो रहा है, वो कम होता जा रहा है। इज दैट क्लियर? यानी अगर एक तरफ मेरे पास एक्सेलरेशन 10 थी, पॉजिटिव 10 थी, तो वो एक्सेलरेशन मेरे पास कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई और जीरो हो गई। इज दैट क्लियर? बट माइंड यू, दिस इज नॉट कॉल्ड डिसेलरेशन। डिसेलरेशन का मतलब ये होता है कि स्पीड ही जीरो हो जाए, मतलब स्पीड गिरे, कम हो। इज दैट क्लियर? यहां पे स्पीड बढ़कर कांस्टेंट हुई है, तो डिसेलरेशन यहां पे है ही नहीं। इज दैट क्लियर? नो किसने बोला? किसने बोला? नो किसने बोला? उसको निकालो बाहर क्लास से। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जा रहे हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा, एक चीज और है जो मुझे डिस्कस करनी थी कि अगर डिसेलरेशन इन्वॉल्व करनी है तो स्पीड में कमी होनी चाहिए, और वो कैसे कमी हो सकती है कि मेरे पास ग्राफ जो है वो यहाँ से ऐसे चला जाए। दिस इज द पोजीशन वेयर डिसेलरेशन इज इन्वॉल्व। कैन यू सी दैट? ये डिसेलरेशन वाला कर्व लाइन होगी। इज दैट क्लियर? ये समझ गए? ठीक है, आगे चलो, इधर देखो, लिसन। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं फ्री फॉल एंड टर्मिनल वेलोसिटी। सही है? यहां तक पहुंच गए क्या? किसके अंदर? इसमें फ्री फॉल में? किधर? इंक्रीजिंग डिसेलरेशन? वो इंक्रीजिंग वाला खुद ही समझ जाओ, वो जाहिर बात उल्टा होगा। अच्छा, इधर देखो, फ्री फॉल एंड टर्मिनल वेलोसिटी। अब इसके अंदर क्या है, जरा इधर देखो। मेरे पास एक बिल्डिंग है, मेरे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, दिस इज अ बिल्डिंग। अब एक काम करते हैं, इसके ऊपर से देयर इज अ पर्सन, ये डिफरेंट सिचुएशन में आपको दिखा रहा हूँ कि वंस अगेन ये बुर्ज खलीफा है और जैसे टॉम क्रूज को धक्का दे दिया है। ठीक है, पिछली दफ़ा जब गिरा था तो बहुत ही बुरी तरीके से गिरा था, इंक्रीजिंग स्पीड से जाके ज़मीन पे गिरा। सही है? अब इस बार हमने एयर रेसिस्टेंस रखी हुई है, यानी नॉर्मल कंडीशंस में उसको धक्का दिया है। ठीक है, बुर्ज खलीफा से। ठीक है, अब ज़रा इधर देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली नाउ। इनिशियली मेरे पास, ज़रा सुनो, इनिशियल पैरामीटर्स के अंदर स्पीड शुरू में मेरे पास 0 मीटर पर सेकंड होगी, इनिशियल स्पीड। अभी क्योंकि हमारे पास स्पीड 0 है तो एयर रेसिस्टेंस भी 0 होगी। भाई इसका मैं आपको हिसाब इस तरीके से दे सकता हूँ। सपोज करो आप जाके, जैसे आप गाड़ी में बैठते हो, आपको पता है कि बाहर बहुत ट्रैफिक होता है, सही है ना? जब आप गाड़ी में बैठते हो उस टाइम पे, ज़रा जिस टाइम पे गाड़ी रुकी हुई है उस टाइम पे उसका शीशा नीचे करके हाथ बाहर निकालना। अभी तो हवा भी नहीं चल रही होगी, आपको कोई फीलिंग नहीं आएगी। ओके, आपने हाथ बाहर निकाला। अब ज़रा सुनो कि सपोज करो कि आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, 100 की स्पीड में आप गाड़ी चल रही है, उस टाइम पे शीशा उतार के बाहर हाथ निकालना, तो क्या फीलिंग आएगी? हाथ पीछे जाएगा। दैट इज़ नोन एज एयर रेसिस्टेंस।
यानी वो डिपेंड किस पे कर रही है, स्पीड पे कर रही है। अगर गाड़ी तेज चलेगी तो स्पीड ज्यादा होगी, अगर स्पीड ज्यादा है तो एयर रेसिस्टेंस भी ज्यादा होगी। ये बात याद रहेगी। द फास्टर द स्पीड द ग्रेटर द एयर रेसिस्टेंस। सो सिमिलरली इन दिस सिचुएशन द स्पीड इज 0 तो एयर रेसिस्टेंस क्या होगी? 0। एयर रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 0 न्यूटन। 0 न्यूटन फोर्स है, लिख सकते हैं, या मैं इसको 0 लिख लेता हूं। 0 न्यूटन, ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब मेरी एक बात सुनो, शुरू में मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स, मेरा एक सवाल है, इसके अंदर एक ही फोर्स अभी भी इन्वॉल्व है, वो कौन सी है? या मैं लिख सकता हूं द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू W। शुरू में अगर ये है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? अभी भी वही होगी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक पहुंच गए, समझ गए? अब जरा सुनो, फिर सेकेंड स्नैपशॉट लेते हैं। जब ये सेकेंड स्नैपशॉट हुआ तो एक चीज नोटिस करना कि इसी डायग्राम के अंदर मेरे पास एक और फोर्स भी इन्वॉल्व हो रही है इधर, जिसको हम लोग कहते हैं एयर रेसिस्टेंस। अब जरा इधर देखो, इधर मेरे पास एक छोटी सी एक और फोर्स आ चुकी है जिसको हम लोग कहते हैं एयर रेसिस्टेंस। बिकॉज स्पीड बढ़ी तो एयर रेसिस्टेंस हमारे पास इन्वॉल्व हुई। अब जरा इधर देखना, अब मैं इसके पैरामीटर्स दोबारा से लिखता हूं। स्पीड तो अभी भी मेरे पास इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीजेस। एयर रेसिस्टेंस मेरे पास अभी बढ़ेगी, इंक्रीजेस। रिजल्टेंट फोर्स पे मेरे पास क्या होगा? मेरे को कोई बता सकता है व्हाट हैपेंस टू द रिजल्टेंट फोर्स? बेटे अभी जरा इधर देखो, वेट माइनस एयर रेसिस्टेंस, तो बेटे मेरे प्यारे बच्चे रिजल्टेंट फोर्स तो कमजोर हो रही है। मेरे पास वेट नीचे था, ऊपर की तरफ एक फोर्स आ गई। अगर ऊपर की तरफ एक फोर्स आ गई तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, यानी रिजल्टेंट फोर्स तो कमजोर हो रही है मेरे पास, यानी रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीजेस। एक्सेलरेशन इस बार लेस देन, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी जो होगी वो कम होना शुरू हो जाएगी। इज दैट क्लियर? एग्जैक्टली, जाहिर बात है, ये बात तो बचपन से आपको पता होनी चाहिए थी कि रिजल्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। अगर रिजल्टेंट फोर्स क्लास के बाहर है तो जो एक्सेलरेशन होगी वो भी क्लास के बाहर होगी। अगर रिजल्टेंट फोर्स है तो एक्सेलरेशन लाजमी होगी। रिजल्टेंट फोर्स बढ़ेगी तब भी एक्सेलरेशन बढ़ेगी। रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा तब हमारे पास एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी चेंज होगा। इधर देखो, अब हमारे पास थर्ड स्नैपशॉट पे आते हैं। थर्ड स्नैपशॉट पर हमारे पास जो ये रिजल्ट, जो रिवर्स फोर्स है, जो एयर रेसिस्टेंस है, ये अभी और ज्यादा बड़ी हो चुकी होगी। इनफैक्ट यहां तक मैंने कर लिया। यू कैन क्लियरली सी दैट द एयर रेसिस्टेंस हैज इंक्रीज्ड। अगर एयर रेसिस्टेंस और फर्दर इंक्रीज हुई है तो हमारे पैरामीटर्स इसमें भी यही होगा, स्पीड इंक्रीजेस। एयर रेसिस्टेंस में अभी भी इजाफा हुआ, रिजल्टेंट फोर्स में अभी और क्या होगा? अभी भी कम होगी या सेम रहेगी? बताओ, सब लोग बोलो। डिक्रीजेस। और एक्सेलरेशन क्या होगा? और कम होगी। यहां तक पहुंच गए? फिर फाइनली एक और काम मैं कर रहा हूं। लिसन गाइस, मेरे प्यारे बच्चे इधर जरा सुन लो। ये बिल्डिंग और भी बड़ी थी क्योंकि मेरे पास स्पेस खत्म हो रहा था। अब जरा सुनो, eventually at the final snapshot,
मेरे पास जरा इधर देखो, क्या मैं इधर ये कह सकता हूँ कि इस बार मेरे पास एयर रेसिस्टेंस इतनी बढ़ गई कि इवेंचुअली नाउ इट बिकम्स इक्वल टू द वेट। अभी ये भी हमारे पास एयर रेसिस्टेंस है और ये हमारे पास वेट है। तो अब जरा इधर देखो, स्पीड नाउ speed becomes constant, air resistance stops increasing और resultant force क्या होगी? resultant force जीरो हो जाएगी क्योंकि air resistance और weight बराबर हो गए। और acceleration क्या होगी? जीरो, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स अभी पूरा बताया था कि जब रिजल्टेंट फोर्स बाहर होगी तो एक्सेलरेशन भी बाहर होगी, रिजल्टेंट फोर्स लेफ्ट पर होगी तो एक्सेलरेशन भी लेफ्ट पर होगी। अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगी। इज दैट क्लियर? अब ये हमेशा के लिए जब ये गिर रहा होगा तो इसी स्पीड पे ये कंटिन्यू फर्दर गिरता ही चला जाएगा। दैट मीन्स अब ये कांस्टेंट स्पीड अचीव कर चुका है, जमीन पे आके गिरेगा। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, टॉम क्रूज को जब इस बिल्डिंग से धक्का दिया था, इसमें ज्यादा बुरी चोट लगेगी या इसमें? नहीं, इसमें नहीं, उसमें। इवन दो दोनों में बिल्डिंग में जमीन आसमान का फर्क था, एक छोटी बिल्डिंग से गिरा था और एक बड़ी बिल्डिंग से गिरा है। अब जरा सुनो, इसके अंदर मेरे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन थी, इसके अंदर मेरे पास एक्सेलरेशन एक टाइम पे आके जीरो हो जाती है। तो ये याद रखना कि इधर टर्मिनल वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है, इधर नहीं करती। पिछले अब एक बात याद रहा, वैक्यूम में गिरोगे ज़्यादा स्पीड से गिरोगे, अगर आपने ऐसे ही गिरोगे बगैर उसके, मतलब एयर रेसिस्टेंस के साथ अगर गिरोगे तो कम स्पीड से गिरोगे। इज दैट क्लियर? क्या बेटे मेरी बात सुनो, सबसे पहली चीज है, जरा सुनो, आप लोगों को एक फैक्ट बता देता हूं। एक नॉर्मल बॉडी को अगर छत से धक्का दिया जाता है तो उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है एक नॉर्मल वेट की, वो होती है तकरीबन 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड को अगर आपने किलोमीटर्स पर आवर में कन्वर्ट करोगे तो 100 की स्पीड से ज़्यादा है। मुझे एक बात बताओ, गाड़ी की स्पीड 100 आपका स्पीडोमीटर शो कर रहा है, उस टाइम पे अगर आप दीवार से टकराएगी गाड़ी तो क्या होगा? फेटैलिटी कंफर्म है। तो इसमें भी फेटैलिटी होगी, इसमें भी फेटैलिटी होगी और इसके अंदर भी फेटैलिटी होगी, इसमें ज़्यादा बुरी होगी। डिसमिस्ड। 1 मिनट।